सुस्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। आज जो है तारीख हो गया 11 अगस्त सोमवार और 11:07 हो रहे हैं। आज जो मेरा मेन मुद्दा है इस वीडियो का वो है कि सीट रिजर्वेशन के बारे में लेकर बहुत सारे लोगों को चिंता है, खासकर कुछ आउटसाइडर्स को और फ्रीडम फाइटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसका क्लियर मेंशन कहीं भी प्रोफार्मा में ठीक ढंग से नहीं किया गया। तो आज पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि प्रोफार्मा को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या रिजर्वेशन के नियम हैं, किस किस के लिए सीट कहाँ कहाँ बटे हुए हैं। दूसरा, यहाँ एक हम लोग सबसे शुरुआत में ही अभी एक ऑडियो क्लिप भी सुनेंगे, जो ऐसा मेंशन किया जाता है कि बहुत सारे लोगों तक पहुँच चुका होगा और वो ऑडियो क्लिप भी ज़रूरी है। तो उस ऑडियो क्लिप के आधार पर भी हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट्स में क्या हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, और इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात मैं और अब स्पष्ट कर दूं कि आज जो वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें कभी भी या किसी भी तरह से मैं परसेंटेज कम होने या परसेंटाइल की बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ वो बातें करूंगा जो फैक्ट्स पर आधारित है, जो फॉर्म में जो प्रोफार्मा रिलीज हुआ था, जो बिहार सरकार के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2025 के अंतर्गत आया था एडवर्टाइजमेंट में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर बात करेंगे, यानी कि टू द फैक्ट बात करेंगे, कोई भी अपने मन से बात नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से ही देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग उस ऑडियो क्लिप को एक सुने जो शायद ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं उस ऑडियो क्लिप को शुरू करता हूं। ऑडियो क्लिप को शुरू करने के लिए हम लोग जो है यहाँ जाते हैं, यहाँ पे चलिए ये ऑडियो क्लिप है, इसे हम लोग सुनते हैं। तो आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक हम लोग फैक्ट्स पर ही बात करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे कि आगे क्या हम लोग डिसीजन ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 600 यूनानी चिकित्सकों की बहाली मेरे कारण हुआ था, और अभी फिर 2600 आयुष चिकित्सकों की बहाली का विज्ञापन हमने निकाल दिया है, जिसमें 502 यूनानी चिकित्सकों की बहाली होगी। तो आपने आभार व्यक्त किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। लेकिन ये प्रक्रिया लगातार चल रही। अभी पिछले 1.5-2 महीने के अंदर ही हम लोगों ने करीब 10,000 नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग के अंदर की है, और अगले 2 से ढाई महीना चुनाव होने वाले, चुनाव में जाने से पहले ये नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चलती है। मैं इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री था, तो 39,000 नियुक्तियां मैंने स्वास्थ्य विभाग में कराई थी, अलग अलग काम पे। और अभी फिर अगले 2-2.5 महीने में कम से कम और 20,000 नियुक्तियां होंगी। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, कोई चुनाव है इस कारण हो रहा ऐसा नहीं, और नियुक्ति कोई एक दिन में नहीं होता है। जब आप प्रक्रिया आप शुरू करते हैं तो परिणाम 1.5 साल के बाद आता है, 2 साल के बाद आता है। आयुष चिकित्सक वाला तो परिणाम आने में 4 साल लगता है। क्योंकि जब भी मैं कोई बहाली करने निकलता हूं हाई साहब स्वास्थ्य विभाग में, तो पहले ही से मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अपनी पैरेलल एक तैयारी करता हूं कि पक्का कोई ना कोई रिट होना ही होना है, और मुझे मुकदमा लड़ना पड़ता है लोगों को नौकरी दिलाने के लिए। मैं नौकरी देना चाहता हूं, और फिर तरह तरह के आवेदन जाके न्यायालय में पढ़ते हैं। कुछ सही भी हो सकता है कि होते हो, लेकिन पक्का है कि किसी भी पद की बहाली होती है, मुझे मुकदमा लड़ना पड़ता है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में। और तब बिहार के अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को मैं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे पाता हूं। लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूं, लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन विभाग की व्यवस्थाओं को हम खड़ा करेंगे। तो ये काम हम सब लोग करते रहेंगे। और अभी नियुक्ति तो होगी ही। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मुझे एम्बुलेंस नहीं, तो प्रिंसिपल साहब, तो चलिए ये ऑडियो क्लिप हम लोगों ने सुना। इस ऑडियो क्लिप का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आज मैं किसी भी तरह के परसेंटेज या परसेंटाइल की बात नहीं करूँगा, ठीक है। आज जो मैं बात करूँगा वो एकदम फैक्ट पर मैं बात करूँगा, और उन चीज़ों पर बात करूँगा जो मैं
यहाँ पर प्रोफार्मा में लिखा गया है और जो आप इस ऑडियो क्लिप में सुने हैं उसके आधार पर ही हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। इस ऑडियो क्लिप के आधार पर आप ये तो समझ गए होंगे कि इनका कहना है कि चुनाव से इसका मतलब नहीं है, और मैंने पिछली बार बोला था कि यदि चुनाव के मद्देनज़र देखा जाए तो परसेंटेज या परसेंटाइल आ सकता था, लेकिन यदि चुनाव को छोड़ दिया जाए तो इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि यदि आपका सिलेक्शन कट ऑफ जो है प्रोफार्मा के अनुसार आया है तो ही आप तैयारी करें, वरना छोड़ दें। ये मैं इस फैक्ट के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम और आगे चलेंगे और ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर वो प्रोफार्मा खोल लेता हूँ और एक एक करके हम लोग उस प्रोफार्मा के आधार पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोफार्मा है। इस प्रोफार्मा में क्या है हम लोग शुरू से ही पढ़ेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश विज्ञापन संख्या 05/2025 यानी कि 5वां महीना 2025 का। यह है NHM अंतर्गत आयुष MO मेन स्ट्रीम RBS के तहत राज्य के PHC CHC APHC में आयुष चिकित्सक यथा आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी के संविदागत रिक्त पदों एक मुश्त मानदेय 32,000 रुपये प्रति माह पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं सब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ये बता दूँ कि ये जो है हमारा इस तरह से कोटिवार है आयुर्वेद के लिए, होम्योपैथ के लिए और यूनानी के लिए। इसमें जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में आप साफ साफ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 35% महिलाओं के लिए, 4% दिव्यांगों के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानी के लिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसे कुछ लोग ये जो टोटल है 14 से 11 इसके ऊपर 2%, 4% या 35% कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूँ ये गलत है, इसको आगे चलकर हम विस्तृत रूप में समझेंगे। पहले तो आप ये समझ जाइए, मैं महिलाओं के लिए स्पेशली बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ EBC, BC और WBC लिखा गया है, यानी कि जो 35% है वो सिर्फ जो अनरिजर्व कोटा है सिर्फ उसी में 35% महिला, 4% दिव्यांग और 2% स्वतंत्रता सेनानी लाई करते हैं। यानी कि ये जो महिलाएं हैं या दिव्यांग है या जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको यदि रिजर्वेशन चाहिए तो वो अनरिजर्व कोटा में ही दे सकते हैं। और एक बात और नोटिस कर लीजिए, ये जितने भी कैटेगरी है इसमें यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए और आप 2 या 3 रिजर्वेशन कोटा में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यदि आप उसमें पढ़ते भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई WBC वुमेन है, BC कैटेगरी में है और वो जो है स्वतंत्रता सेनानी भी है और दिव्यांग भी है, तो ये नहीं कि वो दिव्यांग कोटा से भी भर दे, वुमेन कोटा से भी भर दे और स्वतंत्रता सेनानी कोटा से भी भर दे। आपको ये निश्चित करना होगा कि आप किस कोटा से फॉर्म भरना चाहते हैं। जो कोटा भरेंगे उसी कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और मैं रिजर्व बता दूँ कि जो आउटसाइडर्स हैं वो उनको भी कोटा दिया जाता है, लेकिन वो कोटा महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा, स्वतंत्रता सेनानी वालों को नहीं। स्वतंत्रता सेनानी को यदि लेना है कोटा तो वो बिहार के ही होने चाहिए, ठीक है। और 35% महिला और 4% दिव्यांग ये अनरिजर्व कोटा से आएंगे। इसके बारे में विस्तृत तरह से हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल फॉर्म में आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो लिखा हुआ है इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। UR का मतलब है अनरिजर्व, EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये EWS भी सिर्फ बिहार के निवासी ही भर सकते हैं। अनरिजर्व में कोई भी भर सकता है। अनरिजर्व में भी 2 कोटा है, एक वुमेन का कोटा है और एक दिव्यांग का कोटा है, तो वो लोग भी अनरिजर्व में भर सकते हैं यदि वो आउटसाइडर है तो भी। बाकी EWS में सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही भर सकते हैं। SC ST EBC BC और WBC इन सब में भी सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो WBC है वो वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास, यानी कि वुमेन के लिए अलग से आरक्षण है, वो EBC और BC में नहीं भरेंगी, ठीक है। यदि कि कोई महिला है तो कौन से कैटेगरी में भरेंगी, यदि BC में आए या EBC में आए तो वो दोनों ही WBC कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेंगे, जो कि भर चुकी है ऑलरेडी। यानी कि जिन्होंने WBC कोटा में फॉर्म भरा है उन्हें ही WBC का वुमेन होने का जो फ़ायदा है वो मिलेगा। यदि उन्होंने BC या EBC में फॉर्म डाला है महिला होने के बावजूद तो फिर उन्हें WBC कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैंने साफ साफ कर दिया था कि महिलाओं को आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही जगह आरक्षण है। एक तो WBC
के अंतर्गत जो भी BC या EBC कैंडिडेट हैं, यदि वो महिला है तो WBC कैंडिडेट के अंदर जाएंगी और उनको WBC के अंतर्गत ही आरक्षण मिलेगा। दूसरा जो 35% आप महिला का आरक्षण देख रहे हैं वो अंडर अनरिजर्व में है, यानी कि UR कैटेगरी जो 550 है इसका 35% जो होगा वो। बाकी जो आप देख रहे हैं EWS SC ST ये जो 3 कैटेगरी, इसमें वुमेन के लिए कोई आरक्षण नहीं है, यानी कि या तो यदि वो वुमेन कैटेगरी से भरना चाहती है तो अनरिजर्व में भरें या फिर SC में भरें। सीधी सी बात है, यदि SC कैटेगरी में आप जाते हैं तो SC कैटेगरी में आप वुमेन की दावेदारी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला कि आप हो सकता है 2-3 कैटेगरी में लाइक कर रही हो, लेकिन आपने फॉर्म भरते वक्त कौन से कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था ये मायने रखता है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें होने के लिए आपको काउंसलिंग के वक्त बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा भी। एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, उक्त पदों के विवरणी माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह से है। यहाँ पे मैं देखता हूँ यदि मैंने कुछ रखा। चलिए, तो मैं एक ये स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाना चाहता था कि इसमें आपको देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, जो कि बिहार में 60-65% तक चला जाता है। अभी भी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, इसमें यदि आप ठीक से देखें तो 550 कैंडिडेट्स ही है अनरिजर्व में, टोटल है 1411। यदि आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, यहाँ मैं आपको निकाल के ही दिखा दूँ। यदि हम लोग कैलकुलेटर पे देखें 1411 तो 1411 और 550 कैंडिडेट हैं। ये यदि ये आप देखें तो ये आपको 38.97 यानी कि 39% आप समझ सकते हैं। तो यदि 100 में से 39 निकाल दें तो आप देख सकते हैं 61% आपका रिजर्व में ही चला जा रहा है, ठीक है, 60-61%। लेकिन असल में यदि इस दोनों को ऐड कर दें, यानी कि 550 और 138, 550 प्लस 138, ठीक है, 100 कर दें और इसको डिवाइड कर दें, यहाँ आप देखेंगे तो ये 48.75 यानी कि लगभग 50% हो जा रहा है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ EWS, आप ये बात भी ध्यान रख लें, जो EWS है वो भी जनरल कोटा में ही आता है। जी हाँ, अब यहाँ पे अनरिजर्व जनरल कोटा EWS क्या है इसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। जो कास्ट, आप कास्ट के अकॉर्डिंग कहेंगे तो कास्ट के अकॉर्डिंग जनरल कोटा होता है, SC ST EBC BC ये, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BC EBC SC ST तो है, लेकिन जनरल कोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल कोटा में फिर यहाँ पे दो चीज़ें आप देख रहे हैं, एक है UR यानी कि अनरिजर्व और एक EWS। अब ऐसा क्यों किया गया ये भी समझ लें। यदि हम लोग जनरल कोटा की बात करें तो जनरल कोटा फिर कास्ट से रिलेटेड हो जाता है, तो कास्ट से रिलेटेड का मतलब ये हो जाएगा कि ये आउटसाइडर यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसलिए यहाँ जनरल कोटा नहीं है। अब यहाँ जनरल कोटा में जैसे कि दो आप देख सकते हैं, अनरिजर्व EWS, तो जो EWS है वैसे जनरल कोटा जो इकोनॉमिकली वीकर हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और इसमें सिर्फ वही भर सकते हैं जो बिहार के निवासी है, ठीक है। और जो अनरिजर्व कोटा है उसमें बिहार के बाहर के भी लोग भर सकते हैं, और हाँ, बिहार के बाहर से हैं तो आप सिर्फ UR कैटेगरी में ही भर सकते हैं, बाकी किसी कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपने बिहार के बाहर होने के बावजूद भी UR को छोड़कर किसी दूसरे कैटेगरी में किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जो है हम लोग और आगे फॉर्म को बढ़ेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी था, और यहाँ मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। यहाँ आयु सीमा आप देख सकते हैं इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 नंबर पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर पॉइंट जो है यहाँ को ये जो 5 नंबर पॉइंट है हमारा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखें, वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। ये बात क्लियर है कि उनका रजिस्ट्रेशन बिहार में ही होना चाहिए।
उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपलोड करना होगा कि वे प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। उक्त शपथ पत्र नहीं पाए जाने की स्थिति में तत्क्षण अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो 100 रुपये का शपथ पत्र था गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र, ये आपको जब आपने फॉर्म भरा था उसी वक्त डालना था। तो यदि आप बिहार के बाहर के हैं और आपने ये फॉर्म अपलोड के समय डाल दिया था तभी आप एप्लीकेबल है। यदि आपने फॉर्म नहीं डाला था तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि सत्यापन या काउंसलिंग के समय आपके पास ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और यदि नहीं है तो उसी वक्त आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए जिन लोगों का भी मार्क्स बढ़िया है और यदि वो बिहार के बाहर के हैं तो यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं यदि उनके मार्क्स बढ़िया है तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा का आभार संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए किया गया है। ठीक है, आधार संपर्क 11 महीने के लिए किया जाएगा। ये कम से कम 11 महीने के लिए किया जाएगा और यदि संतोषप्रद कार्य रहा तो 60 साल की उम्र तक ये चलेगा। यहाँ पे ये कहने के मतलब है 7 नंबर पॉइंट का। 8 नंबर में आप देख सकते हैं संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। यानी कि जैसा कि पहले ही कहा गया, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। यानी कि उनको जो भी अधिकार और भी चीज़ें मिलती है, HA, DRA, PF और भी बहुत सारी चीज़ें जो मिलती है, उनके ये अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि शुरू में ही लिखा जा चुका है कि 32,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, कोई उसमें दूसरी चीज़ें ऐड नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ तक कि सरकारी सेवा में जो नियमितीकरण का लाभ होता है उसके लिए भी ये दावा मान्य नहीं होगा। रिक्ति के आधार पर सेवा है तो जिला एवं कार्यक्रम के आवंटन का अंतिम निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समाज ये राज्य सरकार लेगी। अब चलिए यहाँ जो आरक्षण है जिसके ऊपर मेनली हम लोग बना रहे हैं 10 नंबर पॉइंट, इसको अब हम लोग देखेंगे। इसमें भी खास करके जो है मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो देखने वाले हैं इसमें वो यहाँ हम लोग इसी में मेन पॉइंट है जो मैं बोल रहा था। तो पहले ये आरक्षण को देख लेते हैं और आरक्षण में जो है हमारा जो बिहार के बाहर वाले का है उनका हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बिहार राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दिया हो। सीधी सी बात है, आरक्षण जो भी होगा बिहार स्टेट में जो एप्लीकेबल है उसी के अनुसार होगा। आप जो है किसी और स्टेट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों का अनुमान्य होगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। ये क्लियर कर रहा है यहाँ पे, उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी है। लेकिन इसमें आप देखेंगे ये बिहार का स्थायी राज्य का जो नियम है वो सिर्फ उनके लिए है जो अनरिजर्व में नहीं आते, यानी कि बाकी के जितने भी है जैसे EWS, ST, SC, EBC, BC और WBC, ये तभी मिलेगा जब वो बिहार के निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी जो बाहर के हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ तक तो है। लेकिन एक बात और आप ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद साफ साफ कहा गया है राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप महिला है और बिहार के बाहर है तो भी आपको जो महिला कैटेगरी का महिला कोटा है वो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं खास कर इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक डॉक्टर ने कांटेक्ट भी किया था कि उनको ये महिला का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं साफ साफ बता दूं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटे के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व में 35% वुमेन कहीं का भी हो, बिहार के अंदर या बिहार के बाहर, इससे कोई फर्क नहीं मिलता है।
अब इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ दिया नहीं, हाँ इसके अलावा कोई आरक्षण दिया नहीं होगा, जैसे जो फ्रीडम फाइटर हो गए या ईबीसी हो गए, बीसी हो गए, इस सब का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है। हाँ, महिला को आरक्षण मिलेगा, चाहे वो बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, लेकिन अनरिजर्व कोटे से मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि यदि आपने ऑनलाइन में वुमेन कोटा या जो भी कोटा आप चाहते थे, यदि वो कोटा आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको उस कोटा का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटा में संबंध पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटा का संकलन करें। सीधी सी बात है, कोई भी आपको आरक्षण चाहिए तो उसके लिए पूरी तरह से आप स्पष्ट हो ले कि आप उस आरक्षण कैटेगरी कोटा में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यहाँ कहा गया। सीधी सी बात है, किसी भी स्थिति में यदि आपको आरक्षण चाहिए तो सबसे पहले तो अस्थायी निवास का होना जरूरी है। दूसरा, यदि उस जाति के अंतर्गत आप ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए होगा, और यदि पिछड़ा या अन्य पिछड़ा में है तो जाति के साथ साथ आपको क्रीमी लेयर का भी जरूरी होगा, नॉन क्रीमी लेयर, NCL जिसको बोलते हैं। और यदि आप EWS है तो EWS का मतलब जो भी चीज़ है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट के साथ साथ बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आपको ये सभी आरक्षण मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ साफ साफ लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग। यदि आप यहाँ बात करें पॉइंट नंबर 7 की, ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देना होगा। यानी कि जो 550 अनरिजर्व है उसमें से सीधा जो 35% है, जो कि 192 होते हैं, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब जो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि नहीं होगा। अब जिन्होंने दिव्यांगता श्रेणी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब जो चाहते हैं कि दिव्यांगता का आरक्षण उनको मिले, तो यदि उनका प्रमाण पत्र एक्सपायर कर गया और उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया है तो उन्हें ये आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, और दिव्यांगता भी जो है 40% से अधिक होगी तभी मिलेगी, 40% से कम होने पर नहीं मिलेगी। और ये भी आप देख सकते हैं, साल लिखा है नियमानुसार 4% क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब जो भी संख्या आती है अनरिजर्व में, उसका 4% दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व होगा और 35% वुमेन के लिए रिजर्व होगा। लेकिन ये आप ध्यान देंगे, ये अनरिजर्व कोटा के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन, ये बाकी किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह आप देखेंगे 10 नंबर, यहाँ भी वही लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग में 2% क्षैतिज आरक्षण दिया होगा। ठीक है, जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षण का दावा करने के अभ्यर्थियों को ये सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और ये भी क्षैतिज है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और देखें कि ये भी उसी के लिए है जो बिहार के हो। ठीक है, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर का 2% रिजर्व है वो उसमें भी बिहार का ही होना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे निःशक्तता जो भी है दावा अनुमान्य नहीं होंगे यदि किसी भी कारण से, यहाँ साफ साफ लिखा है, इसको भी एक बार आप ध्यान से देख लें। यहाँ क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षण कोटि, यदि आपने आरक्षण कोटि में नहीं भरा है, यदि आपने उसको कुछ नहीं भरा है, तो आप यदि उस आरक्षण कोटे में आते भी हैं तभी आपको वो आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उस आरक्षण का जो कॉलम था उसमें आपको भरना था। यदि आपने भरा है तभी आप उसके हकदार होंगे। अब ये आवेदन शुल्क के बारे में है, जिसकी कोई खास चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी सूची में टाई अप होने की स्थिति में, और ये जो है परसेंटेज जो आप मैंने पहले भी बताया था 40% सामान्य वर्ग, आप यहाँ सामान्य वर्ग मतलब जो अन्य कैटेगरी के आते हैं, 36.5% जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए, 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC के लिए, अनुसूचित और बाकी जितने भी कैटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला चाहे किसी भी कैटेगरी में आती हो, दिव्यांग चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, उनका 32% कट ऑफ मार्क है, न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स आप कह सकते हैं। तो इतना कम से कम होना चाहिए। ठीक है,
अब इसके बाद जो है मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ से जो है हम लोग पहले इन सभी चीज़ों को हटाते हैं और यहाँ जो है हम लोग अब देखिए ये मैंने एक फ़ोटो बनाया है स्पेशली कैटेगरी वाइज। अब आप देखेंगे सभी का मैं एक एक करके बता देता हूँ। आयुष में जो आयुर्वेद के लिए टोटल सीट्स है वो 1411 हैं। 1411 में जो अनरिजर्व्ड है वो 550 है। अब उस 550 में से भी वोमेन के लिए 192 सीट रिजर्व है, दिव्यांग के लिए 22 सीट रिजर्व है, चाहे वो कहीं के भी हो, ऑल इंडिया के। लेकिन जो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर उनके 11 सीट रिजर्व है और वो सिर्फ बिहार के ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 138 सीट EWS का है, SC के लिए 239, ST के लिए 16, EBC के लिए 256 है और इसमें महिला नहीं आएंगी। BC के लिए 169, इसमें भी महिला नहीं आएंगी। और EBC और BC के लिए जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए अलग से कॉलम है WBC, वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास, जिसमें चाहे BC हो या EBC हो, यदि वो महिला है तो इस कैटेगरी में आएंगे और उनके लिए 43 सीट रिजर्व है। ठीक, उसी तरह होम्योपैथ की बात करें तो होम्योपैथ में टोटल 706 सीट्स हैं, उसमें से 295 अनरिजर्व हैं और उस 295 में से भी 103 महिलाओं के लिए, 11 या 12 दिव्यांगों के लिए और 6 सीट जो है फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चाइल्ड के लिए। 71 सीट EWS के लिए, 139 सीट्स SC के लिए, ST के लिए 8 सीट है और EBC के लिए 108 सीट है, BC के लिए 58 और WBC के लिए 27। और इसमें जिनका ये था कि ग्रैंड चाइल्ड जो फ्रीडम फाइटर है वो टोटल पर होगा, तो नहीं, टोटल का 2% नहीं होगा, क्योंकि यदि आप टोटल का देखें तो 14 से 11 के अनुसार 2% हो गया आपको 28, लेकिन 28 सीट नहीं मिलेंगे, उन्हें 11 सीट ही मिलेंगे। और 706 का भी आप देखेंगे तो इसका 2% हो गया 14, लेकिन 14 नहीं मिलेगा, वो 6 ही मिलेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह 502 के हिसाब से देखेंगे तो 10 होते हैं, लेकिन 10 नहीं मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है अब हम लोग होम्योपैथ में WBC का हमने देख लिया 27। उसी तरह यूनानी में आप देखेंगे 204 है अनरिजर्व के लिए, उसमें से 71 सीट्स वुमेन के लिए हैं, 8 सीट दिव्यांगों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं फ्रीडम फाइटर्स के उनके लिए 4 सीट रिजर्व हैं। बाकी 50 EWS के लिए, 95 SC के लिए, 7 जो है ST के लिए हैं और 67 EBC के लिए, BC के लिए 61 और WBC यानी कि जो महिला है बैकवर्ड क्लास की उनके लिए 18 सीट्स रिजर्व हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और हाँ, एक लास्ट चर्चा और, जो कुछ सवाल आए हुए थे हमारे यूट्यूब पर उसके भी हम जवाब देते चलते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है और भी चीज़ें हम देखेंगे यदि कुछ हो, उसके बाद ही हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग सवालों का जवाब देंगे और कुछ सजेशंस आए हैं उस सजेशन के भी आधार पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो है हम लोग चलते हैं कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में जाने के बाद सभी देखते हैं। चलिए, ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले इनके सवाल को ही लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा 132 है, मैं होम्योपैथ से हूँ और PH है। PH क्या है मुझे समझ नहीं आया। मेरा 33 क्वेश्चन ही सही है, क्या हो सकता है? और बाद में इन्होंने लिखा है मैं EBC से हूँ। तो पहली बात तो ये बता दूँ, EBC कैटेगरी के लिए जो है 34% है। ठीक है, और जो 34% है आपका वो 136 होता है। पहली बात तो ये कि इसके हिसाब से भी आपका मार्क्स कम है, 132 है। दूसरा, आपने इसमें सिर्फ ये बताया है कि आपके 33 क्वेश्चन सही है। इसमें आपके सही क्वेश्चन के आधार पर 132 मार्क्स तो हो रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ ये नहीं बताया कि आपके कितने गलत आंसर हुए हैं, क्योंकि जितने भी आपके आंसर गलत हुए हैं उनके आपके नेगेटिव मार्किंग जाएंगे। यदि मान लीजिए इसमें आपने 50 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 132 में से 50 मार्क्स आपके घट जाएंगे और ये हो जाएंगे आपको 82 मार्क्स। उस स्थिति में आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही नीचे चला जा रहा है। तो इसलिए फ़िलहाल तो आप बने रहिए, जो भी रिज़ल्ट वगैरह आता है उसका इंतज़ार कीजिए।
लेकिन ये जो मार्क्स है बहुत ही कम है, और ऊपर से आपने नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया है, तो इसमें हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये 132 आपके मार्क्स है भी या नहीं है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा EWS 151 आ रहा है BAMS, और 2 क्वेश्चन कंफर्म बोनस जाना चाहिए, तो 159 बन रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि किसी बुक में कुछ आंसर है, किसी में कुछ, तो इस हिसाब से अगर 3 क्वेश्चन बोनस मिलेगा तो 164 आएगा मेरा, बट अभी 151 ही हो रहा है। तो सर क्या लगता है आपको, होगा या नहीं फर्स्ट लिस्ट में? तो सीधी सी बात मैं बता दूं, मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं आज जो है कोई भी होपफुल वाली बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो फैक्ट्स के आधार पर है। अब जैसे आयुष जी को मैं बता दूं, जो फैक्ट्स के आधार पर है उसके आधार पर 132 ही कम है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स घटा दिया जाए तो और भी कम होता है। तो इस हिसाब से तो जो पहला लिस्ट आएगा, जो पहला रिजल्ट आएगा उसमें तो नहीं ही आएगा। ये थोड़ा सा हार्श सुनने में लग सकता है आपको, लेकिन यही रियलिटी है कि फ़िलहाल की स्थिति से 132 EBC से है, फिर भी आपका बहुत ही कम चांसेस है रिजल्ट आने का। अब ये जो है प्रशांत शेखर जी, इनको मैं बता दूं कि फ़िलहाल मैं आपका 151 ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे उसकी क्या स्थिति है नहीं है, इससे अभी हम लोग को कोई अवगत नहीं है, और कोई नया नोटिफिकेशन भी नहीं आया है अभी बिहार सरकार की तरफ से। ठीक है, आपका EWS है, लेकिन 160 मार्क्स ही कंसिडर किए गए हैं EWS के लिए भी। ठीक है, जो कि आपके नहीं आ रहे हैं, तो फर्स्ट लिस्ट में तो नहीं ही होगा। हाँ, सेकेंड लिस्ट यदि कोई आए रिवाइज होकर के 151, और ये जो 3 आपने बताए हैं ये बहुत ही बढ़िया है, उस स्थिति में आपके चांसेस बनते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, यदि आपके 164 आ जाते हैं तब तो आपका अच्छा है, आपके चांसेस हैं, और यदि आपका 151 ही रहता है तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल की स्थिति में ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यदि आप होपफुल की बात करेंगे कि जैसे बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं अधिकतर कैंडिडेट्स के, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, यदि परसेंटेज वगैरह कम होते हैं तो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने बताया है कि मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वो बातें करूँगा जो फैक्ट्स है। तो फैक्ट्स के आधार पर फ़िलहाल आपका जो सिलेक्शन है उसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है। नेक्स्ट, 122 EBC उम्मीदवार महिला, तो यहाँ EBC से मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, महिला के लिए 128 मार्क्स हैं, जो कि 28% हो रहे हैं। तो आपका 128 से भी कम है, इसलिए आपके होने के चांसेस नहीं हैं। और EBC का मतलब नहीं है आपने जो महिला भरा होगा वो आपने EBC से नहीं भरा होगा, वो आपने WBC से भरा होगा। ठीक है, तो मोहम्मद मजीद जी, आप पहले क्लियर हो लीजिए कि आपने EBC से फॉर्म भरा था या WBC से, क्योंकि जो महिला है वो EBC में महिला कोटे का दावेदारी नहीं कर सकती है, क्योंकि महिला के लिए WBC अलग एक कैटेगरी ही दिया गया है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया भी है। आप जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ WBC लिखा गया है, और यहाँ नीचे भी आप पढ़ सकते हैं WBC मतलब वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, यहाँ क्लासेज लिखा गया है। जबकि EBC में आप देखेंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और BC में बैकवर्ड क्लास, और इस दोनों क्लास को मिलाकर क्लासेज हो जाएंगे, यानी कि वुमेन चाहे BC में हो या EBC में हो, वो WBC कैटेगरी से ही भरेंगे। और यदि आपने WBC कैटेगरी से नहीं भरा है तब फिर जो है आप EBC या EBC के कैटेगरी से आएंगे तो वहाँ 34% है, यानी कि आपके चांसेस और भी कम हो जाएंगे। तो आप ये क्लियर हो लीजिए कि आपने WBC यानी कि वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज से भरा था या EBC से भरा था। यदि आप EBC से भरे हैं तो बहुत ही कम चांसेज है, WBC से भरे हैं तो 128 मार्क्स हैं, फर्स्ट लिस्ट में तो नहीं होगा, सेकंड लिस्ट यदि कहीं कोई निकले तो शायद हो जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं विभा चौबे जी का मैसेज है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 156 फीमेल यूआर कैटेगरी बिहार, सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं सर? तो जैसा कि मैंने बोला है वुमेन के लिए 128 है, चाहे किसी कैटेगरी से हो। तो 128 के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो 156 बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चाहे ये बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो। ठीक है, तो चांसेज आपके बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट, तो मैं विभा चौबे को कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है, आप ये मान, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से फीमेल के लिए
128 है। हाँ, अब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में यूआर के अंदर जो वुमेन कोटा है, वुमेन कोटा फॉर्म फिलअप किया था या नहीं किया था। यदि आपने वुमेन कोटा डाला है तो आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई। और जितने आपके मार्क्स हैं उस हिसाब से मुझे ये भी लगता है कि आपका बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे। तो विभा चौबे को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने देखे उनमें प्रशांत शेखर जी का मार्क्स बढ़िया तो है लेकिन कट ऑफ से नीचे है। विभा चौबे जी का मार्क्स सबसे बढ़िया है और ये कट ऑफ से भी बहुत ही ऊपर है। आप यूआर कैटेगरी ना देखें, आप वुमेन कोटा देखें। चलिए, ओबीसी फीमेल का होम्योपैथिक में मिनिमम कितना कट ऑफ जाए। देखिए, जो फीमेल है चाहे किसी भी कैटेगरी के लिए हो, उनका 128 मार्क्स है। वुमेन कोटा के लिए किसी भी कैटेगरी से मतलब नहीं है, क्योंकि उनके मार्क्स अलग ही रखे गए हैं। चलिए, अब जो है रिजल्ट कब तक आएगा, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 15-16 अगस्त तक आ जाना चाहिए। और आज जो है 11 अगस्त हो गया, 5-6 दिन और देखते हैं। बाकी और देखते हैं क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या कोई नोटिफिकेशन आता है। फिलहाल मेरी उम्मीद ये है कि 15-16 अगस्त तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इनका एक लिखा हुआ है पुष्कर जी का है, अगर जनरल का कट ऑफ 160 गया तब ईडब्ल्यूएस का सीट कैसे देगी गवर्नमेंट। अगर ईडब्ल्यूएस का 155 आया है तो 40% तो नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, और यही मैंने ऊपर भी बताया है इनके लिए भी कि भले ही आपके ईडब्ल्यूएस हो बट 151 मार्क्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए भी 160 है। तो सीधी सी बात है, 155 आया है या 151 आया है तो आपको नहीं मिलेगा, कम से कम फर्स्ट लिस्ट में तो नहीं मिलेगा। दूसरे लिस्ट में कहीं मिल जाए वो अलग बात है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग एक बात और ये मान के चलते हैं, यदि ये परसेंटेज कम नहीं करती है गवर्नमेंट तो अगले साल फिर से ज़रूर इसका एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि सीट बहुत खाली हो जाएंगे। तो जिनका भी इस बार नहीं होगा वो जुड़े रहेंगे, हम लोग अगले साल की तैयारी इस साल से ही शुरू कर देंगे जैसे ही रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हम लोग परीक्षा की तैयारी, सिलेबस की तैयारी भी इसी यूट्यूब चैनल पे करना शुरू कर देंगे। तो पुष्कर जी आपने बिल्कुल सही कहा है, ईडब्ल्यूएस का 155 आया तो 40% नहीं हुए तो ईडब्ल्यूएस को सीट नहीं देगी गवर्नमेंट। फैक्ट की बात मैं बता रहा हूँ, यदि फैक्ट कहे जाए तो यही सही है। ठीक है, हाँ, यदि परसेंटेज कम होगी तो ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल की बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का 155 पे नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस को भी 160 मार्क्स कम से कम चाहिए ही चाहिए। चलिए, फिलहाल इसमें जवाब क्या है ये भी एक देख लें। कम होगा, मीटिंग हुआ है एसएचएस द्वारा। एसएचएस द्वारा जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि खाली रहेगा, तो शुरू में भी मैंने जो आपको क्लिप सुनाया था उस क्लिप के अकॉर्डिंग भी यही लग रहा है कि खाली रहेगा और अगले साल फिर से ये भर्ती करेंगे। तो यदि इस बार हो जाता है परसेंटेज कम तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगले साल के लिए तैयार हो जाइए आज से ही, बढ़िया से मेहनत कीजिए ताकि अगले साल आपके मार्क्स अच्छे आएँ। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ नीतू कुमारी जी का एक तरह से सजेशन है। क्या सजेशन है, 4000 व्यूज़ हैं, असल में 4000 से ज़्यादा हो चुका है। यदि मैं अभी की बात करूँ तो 11.9 हज़ार यानी कि 12,000 आप मान सकते हैं। तो 12,000 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग जितने भी कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिए हैं आयुष एमओ के लिए, लगभग सभी के पास मेरा ये वीडियो पहुँच चुका है। तो इस सजेशन को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 4000 से ज़्यादा व्यूज़ है वीडियो पर, बट सब लोग अपना अपना नंबर नहीं बता रहे हैं। नंबर बताओ सब, तभी तो एसएचएस पर आयुष काउंसिल प्रेशर बनाएगा। प्लीज़ अब अपना रियल नंबर शेयर करें। यहाँ पर जो मेरा एक सजेशन है वो ये है कि जैसा कि मेरा नंबर आप सभी के पास होगा ही, और नहीं भी है तो मैं यहाँ पे फिर से शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में भी। ठीक है, यहाँ जो मेरा नंबर है वो है 7548730001। ठीक है, ये नंबर है मेरा। इस पर जो है आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में आप ये एक रूल बना लीजिए, जैसे सबसे पहले आप अपना नेम,
आपका क्या नाम हुआ, ठीक है, मार्क्स कितना है आपका, ठीक है, और आयुष में कौन से कैटेगरी से आते हैं। आयुष में आप आयुर्वेदा है, यूनानी आयुर्वेदा है, या होम्योपैथ है, या यूनानी है, ये आप लिख के भेजें। और कोटा कौन सा है आपका, कोटा, और इनसाइडर है या आउटसाइडर है ये। आप सभी जितने भी लोग हैं यदि चाहें तो आप अपना नाम, मार्क्स, आयुर्वेद, योगा, आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथ किस कैटेगरी से है वो, कौन सा कोटा आपने भरा है, अनरिजर्व, फीमेल, SC ST EBC BC या WBC वो, और आप बिहार के इनसाइडर है या आउटसाइडर है ये लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। और इससे यदि पूरा जब मेरे पास सभी लोगों का मार्क्स आ जाएगा तो उसके बेसिस पर भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे। यदि 100-200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का मेरे पास इस तरह से लिस्ट आता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि किन किन लोगों का कितना मार्क्स है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ को पार करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं और कट ऑफ को पार नहीं करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेगेटिव हटा दे तो कट ऑफ घटाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इनका एक कहने का तरीका है कि नेगेटिव हटा दें। तो देखिए यदि नेगेटिव हटा देंगे तो सभी लोग पूरे के पूरा क्वेश्चन को टिक कराएंगे, और इसमें थोड़ा सा जो है चांसेस हो जाता है कि लक की बात ज़्यादा आने लगेगी। इसीलिए ये नेगेटिव मार्क रखा गया है ताकि लोग लक पे भरोसा ना करें, क्योंकि यदि गलत हो गया तो 1 मार्क्स कटेंगे। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है सारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं और सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ उनका जवाब उनको मालूम होगा। तो मेरे हिसाब से तो नेगेटिव हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हटाने से ही आपको कट ऑफ मार्क्स में भी मिलता है। यदि मान लीजिए आपके भी 162 मार्क्स है, किसी और के भी 162 मार्क्स है, उस स्थिति में नेगेटिव मार्क होता है और आपके कम नेगेटिव मार्क्स है, किसी और के ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स है, उस स्थिति में आपका होने का चांस बढ़ जाता है। तो नेगेटिव मार्क्स हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कहा डॉक्टर सागर गुप्ता जी ने कि नेगेटिव नहीं हटेगा, और मेरे भी ख्याल से नेगेटिव नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यदि नेगेटिव हटा दिया जाएगा तो ये लक बेसिस ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है पूरे को पूरे ही मार देंगे कोई भी टिक, तो इसलिए नेगेटिव को हटना नहीं चाहिए। चलिए एससी का कट ऑफ, एससी का कितना, SC ST और वुमेन सभी के लिए जो है 28 है। ये इन्होंने लिखा है 30% to 32%, जी नहीं, ये नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले दिखाया भी था वहाँ पर जो कोटा है, मैं यहाँ पे फिर से लिख भी देता हूँ। देखिए 36.5 जो है वो BC के लिए है, 40% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 34% जो है वो इनके लिए है, तो EBC के लिए, और 32% यानी कि 128 मार्क्स जो हो रहे हैं ये हो रहे हैं आपको SC ST और वुमेन और दिव्यांग, इन सभी के लिए, ठीक है। तो SC ST का कट ऑफ कितना होगा, तो 32% नहीं है, वो 32% है, जो कि 128 मार्क्स हो रहा है। चलिए 233 अनरिजर्व कैटेगरी चांस है, 100% चांस है। ऑन कॉल जी सर, अभिषेक जी शायद लग रहे हैं, तो अभिषेक जी को मैंने बधाई भी दिया था। ये जो 233 मार्क्स हैं आप देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। और यदि मैं इसको ऐसे देखूं तो आयुष एवं भर्ती चयन की संभावना कट ऑफ के लिए 40% है, जो कि 160 अंक होते हैं, आपके 233 अंक है। अच्छी संभावना है, 70 से 80% है, ठीक है। और यदि इसको और यहाँ पे देखा जाए तो 10% की इंक्रीमेंट के बाद जो है 80 से 90% संभावना है। तो ये जो अभिषेक जी हैं इनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स हैं। आप ये समझो कि आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला है। अब हम यहाँ देखेंगे सर फीमेल EWS 116 पे आ जाएगा। चलिए अब इन्होंने ये कहा फीमेल, यानी कि इन्होंने फीमेल कोटा बताया, EWS कोटा बताया। तो या तो आप फीमेल कोटा से जा सकते हैं या EWS कोटा से जा सकते हैं, और दोनों ही स्थिति में या तो आप, यदि आपने EWS कोटा से गया तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि EWS कोटा में आपको 40% मार्क्स चाहिए, और यदि आपने फीमेल कोटा से भरा है तो आपको बधाई, क्योंकि फीमेल कोटा में 32% चाहिए, जो कि 128 है। लेकिन फिर भी 116 जो है
वो बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो फ़िलहाल तो कम चांसेज हैं, लेकिन 120 तक कट ऑफ जा सकता है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। फ़िलहाल जो मैं यही कह के चलूँगा कि फ़िलहाल फैक्ट्स के आधार पे तो 128 मार्क्स चाहिए, और वो भी फीमेल के लिए। फीमेल का 128 और EWS का 160। तो अब इस पर निर्भर करता है कि आपने EWS कोटा से भरा है या फीमेल कोटा से। सुमैया रहमान, तो सुमैया रहमान जी, पहले आप ये कंफर्म हो लें कि आपने किस कोटे से भरा है, और यदि आपने EWS कोटे से भरा है तो फिर आपको फीमेल कोटा का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। चलिए, EWS मेल 100 भाई 100 मार्क्स बहुत ही कम होते हैं। अब जो है डॉक्टर रूपाली सिंह, इनका 180 है, यू आर फीमेल, ठीक है, तो इनका जो है हो जाएगा, क्योंकि 32% चाहिए, और 32% जो है 128 हो रहा है। 128 के हिसाब से 180 बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं। तो डॉक्टर रूपाली सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी ज्वाइनिंग लेटर बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सर मेरा BC में 70 मार्क्स है होम्योपैथ, क्या कुछ चांस है? तो चांस बहुत कम है, जैसा कि लिखा गया कम चांस है डॉक्टर सागर गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 108 EWS, कुछ हो सकता है क्या? चांस है? देखिए वैसे तो बहुत कम चांस ही है, और फैक्ट के आधार पर बात करें तो फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है, जब तक कि जब परसेंटेज कम नहीं हो जाते हैं। और आप सभी यदि एक बार टोटल लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपने मार्क्स, नेम ये सभी शेयर कर देंगे, तो मैं उसका भी एक लिस्ट बनाकर एक एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है चांसेस। रिजल्ट इतना लेट क्यों? रिजल्ट थोड़ा लेट होगा ही, और जैसा कि आपने शुरू के ही क्लिप में सुना था कि एक एक 1.5 साल लग जाते रिजल्ट आने में, और एक रिजल्ट में तो 4 साल भी लग गए थे। इसलिए मैंने वो क्लिप आप लोग को सुनाया था, ताकि आप लोग को रियलिटी का भी अनुमान लग जाए कि वास्तविकता में क्या होता है और कैसे होता है। और आपने ये भी देखा कि ये 2014 के बाद सीधे 2025 यानी कि 11 साल के बाद ये जो रिक्रूटमेंट हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब सर मेरा 80 है नेगेटिव हटा के, 80 मार्क्स कम होते हैं। मेरा 174 है OBC नॉन क्रीमी लेयर, क्या मेरा हो जाएगा? आपने OBC लिख दिया, इसका मतलब ये नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि बिना नॉन क्रीमी लेयर के आप OBC कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। तो डॉक्टर जीनत परवीन जी का है 174, बहुत ही बढ़िया मार्क्स है। 174 पे तो आपका जनरल कोटा से हो जाए, OBC में तो हो ही गया समझो, ठीक है, स्कोर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इनको भी, डॉक्टर जीनत परवीन जी को भी बहुत बहुत बधाई, आपका भी बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। सर वेस्ट बंगाल से हूँ, NOC के लिए क्या करना होगा प्लीज़ बताएं, मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया है, क्या मेरा डॉक्यूमेंट सेवा होता है प्लीज़, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? देखिए ये डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले तो आपको वेस्ट बंगाल से ही NOC लेना होगा। वहाँ से लेने के बाद बिहार में जो है आपको जो भी मार्क्स वगैरह होते हैं, जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको बिहार के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर कराना होगा, ठीक है। तो शाहरुख रजा जी को भी बहुत बहुत बधाई, जैसा कि उन्होंने कहा है इनका कट ऑफ क्लियर हो चुका है। बस आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए बिहार के लिए। मेरे 200 प्लस मार्क्स है पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कितने दिनों में बिहार का रजिस्ट्रेशन आ जाता है? तो कम से कम 90 दिन तो लग ही जाते हैं, इसलिए जो है आप अभी शुरू कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इनको बताया हुआ है लगभग 90 दिन से कुछ ज़्यादा या कम भी लग सकते हैं, बट आप ये मान के चलो कि 90 दिन यदि आप अच्छे से लगे रहते हैं तो 90 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यदि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा EBC फीमेल का कट ऑफ मिनिमम कितना होगा, तो मैं बता दूँ EBC का कट ऑफ अलग जाएगा, फीमेल का कट ऑफ अलग जाएगा, और जो फीमेल है EBC कैटेगरी में नहीं आएंगी, वो WBC कैटेगरी में आएंगी, ये बात को ध्यान रखेंगे। यदि फीमेल होने के बावजूद यदि आपने EBC कैटेगरी को चूज किया है तो फिर आपको फीमेल कोटा का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे EBC का अलग है, EBC का है आपको 136, और जो फीमेल का है 128। BC के लिए 133, चांसेस बहुत कम है, BC 133 चांस है। तो देखिए अभी के हिसाब से तो चांस नहीं है,
लेकिन यदि कम होते हैं तो आशा अभी भी बाकी है। बाकी रिजल्ट के लिए बने रहेंगे। जनरल सीट्स कुछ हद तक फिल हो सकती है क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन बिहार के अंदर की कैटेगरी रिजर्व सीट बिना कट ऑफ कम किए फिल होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैं भी इस बात से राजी हूँ, ठीक है, क्योंकि सही मैं अभी बता रहा हूँ, मार्क्स मैंने भी जितने तक नोटिस किए हैं कैटेगरी वाइज बहुत ही कम मार्क्स आए हैं लोगों के। जनरल सीट्स तो भर जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि जनरल सीट के लिए पूरे इंडिया से लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं। जैसे मुझे ही बहुत यूपी के तरफ से और बंगाल के तरफ से अपने यहाँ देख लिया, बहुत सारे लोगों ने भरा था, ठीक है। तो जनरल सीट्स तो भर जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज सीट्स हैं वो बहुत हद तक खाली रह जाएंगे। सर 140 अनरिजर्व कैटेगरी आउटसाइडर, एक तो 140 ही है, ऊपर से आउटसाइडर है, आपका बहुत ही मुश्किल है। पुष्पा कुमारी जी, लेकिन यहाँ पे यदि आपने फीमेल कैटेगरी से किया होगा तो आपको बहुत ही चांस मिल जाएगा, क्योंकि फीमेल के लिए 128 चाहिए, ठीक है। अब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सिर्फ अनरिजर्व कोटा से भरा है या अनरिजर्व के अंदर फीमेल कोटा। अब यहाँ पे देखते हैं EWS PWD का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए EWS कोटा अलग है, PWD कोटा अलग है। अब आप ये निर्धारित कर लीजिए कि आपने कौन से कोटा में भरा है। वैसे EWS हो या PWD हो, दोनों का ही कट ऑफ 40% है, क्योंकि दोनों जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। सर ये मुझे चाहिए था, इनको जो मैंने क्विज बनाया था वो क्विज चाहिए था, तो उसको भी मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ प्रोवाइड करने के लिए सबको। परसेंटेज और परसेंट दोनों में से किस बेसिस पे ज्वाइनिंग होगा, तो फिलहाल के आधार पे तो परसेंटेज के ही आधार पर होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा बॉस परसेंटाइल की बात कहीं हुई ही नहीं है। जी हाँ, इसीलिए मैं आज इस वीडियो में कहीं भी मैंने भी परसेंटाइल की बात की ही नहीं है। 170 वुमेन OBC होगा चांस है या नहीं। देखिए 170 वुमेन है तो हो जाएगा, OBC से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी 170 जो है 40% से भी ज़्यादा हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो आकांक्षा कुमारी जी आपको बहुत बहुत बधाई। EWS 100 कम चांसेज है। 160 BHMS डॉक्टर गीतांशु जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका भी सिलेक्शन हो गया है। समझो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर ले। BHMS में नेगेटिव घटाकर 115 आ रहा है, ठीक है, 115 आ रहा है, फिर भी बहुत कम मार्क्स है प्रियंका कुमारी जी। अब देखिए आगे क्या होता है, फिलहाल के आधार पे तो बहुत ही कम चांसेस है। 136 शो कर रहा है, तो ये जो है हमने एक बेसिस लिया था, ठीक है। वैसे हम लोग ने इसको आज क्लियर कर दिया है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर है। और ये जो था डॉक्टर पल्लवी जोशी जी का कि वो 100% कैसे हुआ, वो जो परसेंटाइल का कैलकुलेशन हमने किया था। तो देखिए परसेंटाइल में जो है जो हाईएस्ट मार्क्स होता है उसी को 100 परसेंटाइल कंसिडर किया जाता है, जो इसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है उसके बेसिस पर, इसलिए उसको 100% कंसिडर किया गया था। और वो एज्यूमेबल है, मतलब वो हमने एज्यूम किया था, वो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। BMS 97 पे EWS, देखिए EWS के लिए 97 बहुत ही कम मार्क्स है। कैलकुलेशन, और हाँ कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आज मैंने कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया है, आज मैंने टोटल फैक्ट्स पर बात की है। मेरा 120 फीमेल है, क्या हो सकता है, जी हाँ 128 पर होता, 128 से भी आपका 8 मार्क्स कम है, तो चांसेस कम है, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। 164 वेरी गुड, आपका हो चुका है, आपको बधाई डॉक्टर विनय पांडे जी। और डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी आपका 200 आ रहा है, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपका भी सिलेक्शन हो चुका है, आप ये समझिए। झारखंड आयु समूह का क्या है, इनका सवाल था अभिषेक चौहान जी का कि 32,000 या 60,000, तो मैं बता दूँ साफ साफ कि 32,000 ही है। इनका सवाल था फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखिए फ्रीडम फाइटर का भी जो कट ऑफ है वो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही जाएगा, यानी कि फ्रीडम फाइटर का जो कट ऑफ है वो भी 40% यानी कि 160 है। 180 EBC कितना परसेंट होने का चांस है, तो डॉक्टर अभियांशु जी 180 मार्क्स EBC के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि EBC का 34% हो रहा था जो कि 136 है, उसके हिसाब से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके 100% चांस है सिलेक्शन होने का। सर यूनानी में 164 नंबर पर होगा, जी बिल्कुल होगा। यूनानी जो है, यूनानी के लिए भी सिलेक्शन कैटेगरी सेम रखा गया, जो कट ऑफ है वो सेम है। आपको क्या लगता है परसेंटाइल पर रिजल्ट बनाया जाएगा तो गवर्नमेंट द्वारा, तो इसमें जवाब दिया गया था कि ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं,
जैसा कि बात चल रहा है, अगर परसेंटाइल पर नहीं होगा तो वैकेंट रह जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए, ये सभी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, इसी तरह की और भी जानकारी आएगी। और यदि कुछ अगले साल का कुछ प्लान बनता है कि ये अगले साल या इसी 2-3 महीना में फिर से यदि इस तरह का कोई एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हम लोग इस चैनल पर बने रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।